यूपी चुनाव में बयानबाजियां और भी तीखी होती जा रही है। जी हां, खास करके बीजेपी और अखिलेश के गठबंधन के बीच तल्खी कुछ ज्यादा है। लाल टोपी और लाल पोटली के बाद अब जुबानी जंग में बजरंग बली की एंट्री हो गई है। अमित शाह ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा है कि यूपी में कोई बाहुबली नहीं है, सिर्फ बजरंग बली है। जवाब में अखिलेश कैराना का एंगल लेते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी का यूपी से सियासी पलायन तय है। वहीं सीएम योगी ने कल फिर दोहराया कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी राम भक्तों के खून से रंगी हुई है। जवाब में जयंत कह रहे हैं कि यूपी में गन्ना जीतेगा और जिन्ना हारेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज प्रस्तापित करने का काम किया है। किसी ऐरे गहरे को आज इजाजत नहीं है आपकी भूमि छीनने की, बहन बेटियों के अब सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की। किसी ऐरे गहरे को, किसी आलिया मालिया जमालिया को छुट्टी नहीं है मित्रों, छुट्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर कानून का राज किया है। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। अमित शाह जी को थोड़ा और आगे चला जाना चाहिए था। उत्तराखंड में जहां पर 1000 से ज्यादा गांव खाली हैं और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की रिपोर्ट बनाई थी। आखिरकार वहां क्या है? भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार राजनीतिक पलायन होने जा रहा है, इसलिए निराश है। जनता आक्रोश में है, जनता इनका तिरस्कार कर रही है। इनके विधायक, इनके नेता गांव में नहीं घुस पा रहे और जिस तरह की घटना लखीमपुर में हुई है, इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शर्म से अपना झंडा उतार लिए हैं। 2019 का चुनाव हुआ, बहन जी और भैया मिल गए। कितने सीट जीते? सिर्फ 15। क्या आपने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? क्या हमने कहा था आकर कि हमारे अजीनाथ या शयातीनाथ के कान में आपसे कहे थे? क्या 15 सीट जीते बबुआ और बहन जी? हमारी वजह से हमको नहीं बने ना। तो अब की बार आपसे कह रहा हूं कि जो बीएसपी और समाजवादी को आपने झोली भर भर के खैरात दी, बिल्कुल दी, वोट की, तब भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो इसका उपाय क्या है? क्या करना चाहिए? अगर आपके घर के सामने दो बड़े बड़े सांप खड़े हुए हैं, सोचिए तस्वीर की दुनिया में जाके, आपके घर के सामने एक नाथ है, एक सांप नाथ है। समझ गए मैं क्या बोलना चाहिए? अल्लाह सलामत रखे आपको। एक नाथ है, एक सांप नाथ है। तो आप क्या करेंगे? आप मदारी को बुलाएंगे ना? वो मदारी आ गया। आपको हम उन दिग्गजों के बारे में बताते हैं जो आज और कल नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से आज वो नॉमिनेशन अपना फाइल करने वाले हैं। लगभग 11 बजे के बारे में बताया जा रहा है कि वो बीजेपी दफ्तर से निकलेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नाम है वो आपको बता दें कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आज प्रयागराज से ये अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। तो दो यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और सिद्धार्थनाथ सिंह आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो ये 3 बड़े नाम हैं नॉमिनेशन जो फाइल करने वाले हैं आज। जैसा कि आपको बताया, केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं, वो सिराथू से फाइल करने वाले हैं नॉमिनेशन। 11 बजे बीजेपी दफ्तर से निकलेंगे। क्या कुछ कहना है केशव प्रसाद मौर्य का, आइए सुनते हैं। जिनकी सोच जिन्नावादी है, जिनकी सोच अपराधियों के समीकरण की है, जिनकी सोच दंगाइयों के संरक्षण की है, जिनकी सोच कैराना सहित
उत्तर प्रदेश में लोगों को पलायन करने के लिए विवश करने वालों को, लोगों को टिकट देकर के विधानसभा ले जाने की है, वह जिन्नावादी मानसिकता के लोगों को निश्चित तौर से 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक 7 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल को पंचर कर देगी, हाथी को यूपी से खदेड़ देगी और अब हैंडपंप की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन से घर घर पानी पहुंचाने की योजना है। टोपी को लेकर चलिए सीधे सिराथू से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, दावेदारी पूरी और केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना हैंडपंप की जरूरत है, ना साइकिल की जरूरत है, पानी भी घर घर पहुंच रहा है, तो पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए। आज नॉमिनेशन, क्या जानकारी, कब तक पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके का प्रहार फिलहाल केशव मौर्य कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर, वो साफ तौर पर इंगित करता है कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में केशव प्रसाद मौर्य इस चुनाव को लड़के एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। सुबह वो निकले थे, उन्होंने शीतला माता मंदिर में दर्शन किए और फिलहाल अपने कैंप कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा काफिला भी उनके पीछे है और लगातार इस बात को लेकर के, चूंकि आज उनका नामांकन है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी वहां मौजूद रहेंगे और लगभग 11 बजे के करीब वो अपने कैंप कार्यालय केपीएस स्कूल के पास से वहां से निकलेंगे और वहां से कलेक्ट्रेट जहां पर उन्हें नामांकन करना है वहां वो पहुंचेंगे। इसके अलावा सिराथू में एक जनसभा भी होनी है और उस जनसभा में खुद जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और वहां से वो कहीं ना कहीं संवाद करेंगे। तो बहुत साफ हो जाता है श्वेता कि सिराथू का चुनाव करके न सिर्फ केशव मौर्य ने अपने क्षेत्र का एक चुनाव किया है, क्योंकि 2012 से वो यहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में चूंकि प्रयागराज, कौशाम्बी और तमाम इलाकों में बीजेपी का अच्छा खासा वर्चस्व रहा है और उसे बनाते हुए कहीं ना कहीं ये जो नामांकन है, ये जो दावेदारी है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरीके का आक्रमण लगातार बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह, वो लगातार विपक्ष के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव है जिसके दम पर बीजेपी चुनाव को लड़ रही है। लेकिन आज का दिन केशव मौर्य का है जो कि अपना नामांकन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में प्रचार भी जबरदस्त होने वाला है। अमित शाह से लेकर अखिलेश, जयंत, राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी, मायावती, ओवैसी, सरीखे, सारे हाई प्रोफाइल नेता वोटर को रिझाने के लिए मैदान में होंगे। मायावती इस चुनाव में अपनी दूसरी रैली आज गाजियाबाद में करेंगी। वहीं अखिलेश और जयंत की जोड़ी बुलंदशहर होते हुए नोएडा पहुंचेंगी। समाजवादी पार्टी के दिग्गजों की नोएडा से दूरी जग जाहिर है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले अखिलेश नोएडा का तिलिस्म तोड़ने को तैयार है। वहीं योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ही रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की उपलब्धियां जनता को गिनाएंगे। तो आज धुआंधार प्रचार है उत्तर प्रदेश में और कौन कहां है ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अमित शाह अनूप शहर में रहेंगे, अनूप शहर में ही प्रियंका गांधी भी रहने वाली हैं। नोएडा आ रहे हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। नोएडा को लेकर के बहुत तरह के भ्रम रहे हैं और लोगों के मन में, खास करके नेताओं के मन में बहुत तरह की आशंकाएं रही है, लेकिन इसी तिलिस्म की हम बात कर रहे हैं कि चुनाव से पहले वो तोड़ने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल सरकार पर जमकर निशाने साधे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए राहुल ने चीन पाक सीमा, जासूसी कांड और रोजगार के मुद्दों पर ताबड़तोड़ हमले किए। तो सरकार ने भी उनके आरोपों की हवा निकालने की पूरी कोशिश की। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. When you apply Pegasus on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India, he is attacking the people of Tamil Nadu, he is attacking the people of Assam, he is attacking the people of Kerala, he is attacking the people of Bengal. Mr. Rahul Gandhi had said about the Election Commission and the judiciary is highly objectionable. Secondly, to say such things from the Parliament House is also an insult to the Parliament itself, because we all are sitting in our respective positions because of the constitutional provisions. I believe that Rahul Gandhi has no understanding about democracy, he has no respect for democracy, and he doesn't believe in democracy. The nation is now at risk.
The nation is at risk. The nation is at risk from outside. From inside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I am very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing. Completely isolated on the outside, fighting on the inside, institutions captured, states not able to speak to each other. This worries me. It frightens me for my country. सेना के बारे में कहते हुए इनको कम से कम इतिहास का ज्ञान तो रहना चाहिए। ये राहुल गांधी अगर इनको बोलने का मौका मिल रहा है तो कांग्रेस एज ए कांग्रेस नेता वो गांधी परिवार के इसीलिए मिल रहे हैं। मोदी जी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर है, तो इनका मानसिकता क्या है? ये मोदी जी जहां बैठे हैं ये मेरा स्थान है, ऐसे राहुल गांधी ये गांधी परिवार वाले सोचते हैं। इसलिए इनको भयंकर अहंकार है, ये अहंकार उनसे बात करवा रहे हैं। मौसम ने करवट ले ली है, मौसम ने फिर से करवट ली है और पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के आसमान पर बादलों ने डेरा जमा लिया है। आपको चलिए हम दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या कहा गया है। 48 घंटे का येलो अलर्ट यहां पर है। 8 जिलों में भारी बारिश होगी, बर्फबारी का भी अलर्ट दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो 48 घंटे का यहां भी अलर्ट है। कुमाऊं बहुत भारी बारिश यहां पर होने वाली है, गढ़वाल में भी भारी बारिश होगी और साथ ही इन दोनों ही जगहों पर बर्फबारी का भी अलर्ट दिया गया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिन भर बूंदाबांदी के आसार हैं, यानी कि दिल्ली वालों को जो लग रहा था कि अब ठंड जाने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर से ठंड की वापसी हो रही है। ये दो तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि देखिए शिमला में किस तरह से घने बादल छा गए हैं, श्रीनगर में बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ यहां पर बर्फबारी की भी बात कही गई है। तो आपको बता दें एक बार फिर से ठंड लौट आई है और ठंड लौटने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के आसार के साथ आपको जैसा कि हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी 48 घंटे तक भारी बर्फबारी और बारिश होगी। बुधवार शाम से कश्मीर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बुधवार शाम से ही बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें और बारिशों के साथ बर्फ। इस वक्त भी आज यानी गुरुवार को भी मौसम विभाग का कहना है कि दिन भर इसी तरह का मौसम का मिजाज पूरे कश्मीर में बना रहेगा, जहां पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ बर्फ। इस ताज़ा बर्फबारी के बाद एक बार फिर ठंड का माहौल जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में बना हुआ है और जाहिर है कि इसका असर जो है उत्तरी राज्यों में भी फिलहाल आने वाले 1-2 दिन के दौरान देखने को मिलेगा। अगर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें, करीब 3 से 5 इंच बर्फबारी रात के भीतर जो है गुलमर्ग और दूसरे पर्यटन स्थलों पर जो है दर्ज की गई है, जबकि ज़्यादातर बर्फबारी जो है वो गुरेज और टंगडार जैसे इलाकों में जो है वहां पर देखी गई है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 12 घंटे तक इसी तरह मौसम का मिजाज बनेगा। कल थोड़ा मौसम संभलेगा, लेकिन शुक्रवार शाम से एक बार फिर कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलेगा। कश्मीर में चिलई कलान तो खत्म हो गया है 31 दिसंबर को, क्योंकि वो सबसे ठंडा मौसम माना जाता है, लेकिन फिलहाल बर्फबारी और बारिशों से कश्मीर के लोगों को आने वाले कई दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।